फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत लो आईआईटी। आज हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा पहला लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में अपन बेसिक चीज़ जानेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कि आज जो अपन पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट लोग बैठे चलो आज पीरियोडिक टेबल बनाते हैं और बन गया। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। कहानी नहीं मतलब बहुत स्ट्रगल है। स्ट्रगल भी नहीं कहेंगे, बहुत मेहनत है किनका, साइंटिस्ट लोग का। जो साइंटिस्ट लोग जो मेहनत से क्या अपना दिमाग लगाते हैं और एक नया चीज़ फॉर्मुलेट करते हैं और आपको पढ़ाई को आसान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ा। तो ये सब प्रोक्रास्टिनेशन में शायद पढ़ के आए कि पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत ये था कि हम जो एलिमेंट्स है उनका सिस्टमेटिक स्टडी करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि एलिमेंट्स क्या थे बहुत ज़्यादा है और उनका बारे में हर के बारे में डिटेल स्टडी करना वो संभव नहीं था। ठीक है ना, एकदम डिटेल के बारे में। तो साइंटिस्ट लोग ने सोचा क्या कि हम क्यों ना एक ऐसा, क्योंकि अगर साइंस है भाई ऐसा कुछ भी सोच सकता है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्या कि क्या हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, ताकि उनका पढ़ाई करना, उनके बारे में डिटेल करना हमको आसानी मिल सके। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बहुत साइंटिस्टों ने अपने योगदान दिए। डोबरिनर दिया, न्यूलॉन्स आए, फिर उसके बाद फिर लॉथर मेयर आए, फिर बाद में सबसे महान आए कौन, सब नाम जानते हैं इसका, मेंडलीव आए। फिर उसके बाद फिर आपका जो मॉडर्न पीरियड टेबल जो आप देख रहे हैं आज, जो आप पढ़ रहे हैं, वो आपका आया। तो वो डायरेक्ट नहीं आया, कितने लोगों ने योगदान दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा आज का हेडिंग क्या, आज हम क्या पढ़ने वाले, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियड टेबल। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम उन सब के बारे में अपने साथ क्लास 10 में भी पढ़ा है, शायद तक कंफर्म पढ़ा है। और ये एक तरह से छोटा सा रिवीजन लेक्चर होगा, ठीक है ना। किस बात का रिवीजन लेक्चर, डबरिनल लॉ ऑफ ट्रायड सब ने पढ़ा है, न्यूलैंड्स लॉस ऑफ ऑक्टेव सब ने पढ़ा है, सबका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहला क्या टॉपिक हेडिंग दे रहे हैं, डबरिनर लॉ। डॉबरिनर्स लॉ क्लियर होगा आपको, ये दिख रहा है ना, लॉ ऑफ ट्रियाड। ठीक है, ट्रायड ट्रियाड जो आप पढ़े। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ ट्रियाड क्या था उसको देखते हैं। इसके बारे में लिखेंगे, पहले उन्होंने क्या किया था। ही अरेंज, सब जानते हैं, बस एक बार लिख लेते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में काम में आएगा। ही अरेंज डिफरेंट एलिमेंट्स इन ट्रियाड। ट्रियाड मतलब तीन के ग्रुप में, मतलब पेयर ऑफ थ्री एलिमेंट्स, पेयर ऑफ थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया, अरेंज किया। ठीक है, इन इम्पॉर्टेंट बात वही है जो अंडरलाइन करूँगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इसको तो बड़े में लिख दिया, अब इससे इम्पोर्टेंट क्या होगा, अंडरलाइन भी कर देते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, और क्या खास बात देखा, सच डैट मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट का जो मास है वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज है, इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। सबको पता है, ऑफ कोर्स पता है। ठीक है, तो क्या था, उन्होंने फिर से एक बार पढ़ते हैं, ही अरेंज डिफरेंट एलिमेंट्स इन ट्रियाड मतलब तीन के ग्रुप में रखा, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, सच डैट द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या था समझ में आया होगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो एकदम परफेक्ट बैठता हो वो क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास इज 7, इसका मास है 39 और इसका पता है 23। तो उन्होंने क्या हुआ, एक इसका ट्रियाड बनाया। तो उनका ट्रियाड का नियम क्या था कि इनका और इनका एवरेज ये आना चाहिए, देखते आता है या नहीं। 7 + 39/2 यही एवरेज होता है, और ये 46/2 दैट इज 23 बिल्कुल आता है किसका, सोडियम का। तो मतलब ये ट्रियाड उनका सक्सेसफुल रहा। और आज जो हम पढ़ते मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम बिल्कुल है, हाँ है, मतलब ये उनका सही था। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, कैल्शियम सोन्शियम बैरियम। ठीक है, तो इसका
40 होता है, इसका स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88 होता है, इसका 137 होता है। जोड़िए दोनों को, तो जोड़ने से क्या मिला 177/2 अप्रॉक्स 88। ठीक है ना। तो क्या हुआ, इससे भी मिला क्या कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लगभग बराबर है ना। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ डोबरिनर ट्रायड। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का भी था। लेकिन अब जानते हैं अपन कि उनके ट्रायड को क्या बेसिकली जो हमारा लॉ था, लॉ सॉरी, ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो फॉलो करना चाहिए। तो लेकिन जब ऐसा फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन में देखा गया तो होना चाहिए था भाई, क्यों नहीं होगा। देखते हैं इसका, इस फ्लोरीन का मास होता है 19, इसका होता है 35.5 और इसका होता है 80। ठीक है, तो जब इसको ऐड किया तो ये लगभग 50 के बराबर होता है, लेकिन क्लोरीन का तो 35 आ रहा है। जब इसका एवरेज लिया गया तो दिस कम्स आउट टू बी एवरेज 50, लेकिन क्लोरीन का तो उससे बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फेल हो गया कौन, डोबरिनर लॉ। तो यही है इसका ड्रॉबैक। ठीक है, तो ड्रॉबैक क्या था, इसको भी लिख लेते हैं, शब्द में लिख लेते हैं। तो इट्स ड्रॉबैक वाज व्हाट, कि many elements do not follow डोबरिनर ट्रियाड। डोबरिन का नाम डी से लिखना चाहिए, डोबरिनर्स ट्रियाड फॉलो नहीं करते। स्कूल एग्जाम के लिए आपको ये शायद 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा, डोमिनेंट ऑफ ट्राई को एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल याद होने चाहिए, 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए और एक ड्रॉबैक वाला याद होना चाहिए। ये लाल खतरा होता है ना, तो अच्छा से कलर भी बैठ गया इसका। ठीक है, तो ये क्या था, डोबरिनल लॉ ऑफ ट्रियाड, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ट्रियाड, ऑक्टेव सॉरी। दूसरा क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो इसके बारे में लिख लेते हैं पहले। उन्होंने क्या किया था, ही अरेंज्ड different elements in the increasing order of atomic mass। सेम अंडरलाइन कर रहा हूँ, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा था। ठीक है, एंड उन्होंने क्या पाया, उनका फाउंडेशन देखते, उन्होंने क्या फाउंड किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट कर रही थी टू अ गिवन एलिमेंट रिजेंबल टू ईच अदर। ठीक है, ये उनका था क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब 8 के ग्रुप में। ठीक है, तो क्या था उनका कि उन्होंने सेम जैसा डोबरिनर ने किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का किया, लेकिन उन्होंने 3 का ग्रुप नहीं बनाया। उन्होंने 3 का ग्रुप ना बनाते हुए क्या किया, बढ़ाते गए। और उन्होंने क्या देखा कि एवरी 8th एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो मतलब हर 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच कर रही थी। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए, एग्जांपल लेता हूँ लिथियम बेरिलियम का, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नियॉन डाले नहीं, उस समय नियॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो बस तो उसके बाद Na लगा दिया नियॉन के बाद। ठीक है, तो स्कैंडियम भी डिस्कवर्ड था। तो क्या देखा कि आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल, अब वो रेगुलर इंटरवल कितने का था, 8 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच कर रही थी। इसको देखा जाए पहला, तो ये 8वां हो गया, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। सिमिलरली इसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। ठीक है, तो ऐसे क्या था, उन्होंने इसको आगे फॉरवर्ड किया और बिल्कुल सही हद तक मैच करता है, लेकिन इसकी भी मैच कर रही थी। ठीक है, लेकिन 20 के बाद हुआ ही नहीं,
इसकी और इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करता। आज हम जानते हैं कि बोरोन एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, गैलियम आता है ना। तो यहाँ पे तो स्कैंडियम आ गया, तो मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है। हम आज के करंट से हम अच्छे से कंपेयर कर पा रहे हैं। उस समय क्या था कि प्रॉपर्टीज़ को मैच करवाया गया, जबकि प्रॉपर्टीज़ तो मैच नहीं करते हैं सर। तो यहाँ पर क्या फॉलो हुआ था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यही तो गलती कर रहे थे सर। जैसे हम तो ऐसे बोल नहीं सकते गलती कर रहे थे, लेकिन आज का जो हल है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। और अगर मेंडलीव की भी जो मिस्टेक हुई है क्या, वो ही एटॉमिक मास मानकर, ठीक है, क्या मानकर, एटॉमिक मास मानकर। तो वही सब मिस्टेक कर रहे थे, तो मेंडलीव भी कर बैठे। इतने महान साइंटिस्ट थे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बल पे किया। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं आया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन भी मैच किया, पोटेशियम भी मैच किया, कैल्शियम भी मैच किया, स्कैंडियम ने धोखा दे दिया। ठीक है, मतलब आफ्टर 20 न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल्ड। लिख लेते हैं, आफ्टर 20 न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल्ड। क्या कर गया वो, फेल कर गया। ठीक है, अब तो एक और मैटर क्या था कि जब नियॉन आ गया, नियॉन आ जाता तो आठवां वो बन जाता ना। तो क्या ऐसा हो पाता उनका ऑक्टेव वाला। और ऑक्टेव ना आपने सुना होगा शायद, सारे गामा पाधा नीसा, रिपीट करने का इसलिए ऑक्टेव रखा गया, सुर पे रखा गया। ठीक है, ये सब बेसिक था। तो 20 के बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फील्ड। दूसरा, अगर जैसे ही जो आपके कौन थे, नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, उसके बाद तो इसका तो कोई वजूद ही नहीं रहा, क्योंकि आठवें प्रॉपर्टी, इसके बाद तो आठवां तो नियॉन आ जाता, उसके कहाँ लिथियम से मैच होती। तो एकदम इनवैलिड, एकदम जो होता है ना गंदा गिरना, वो हुआ इसका। ठीक है, और 20 के बाद तो इसका वैलिड ही नहीं था। ठीक है, तो लिख लेते हैं ऐसे, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज इनवैलिड, बिल्कुल ही गलत था। दिख भी रहा है, क्या लिथियम की नियॉन से प्रॉपर्टी मैच करेगी, नो सर। लेकिन उनकी क्या गलती, उन्हें क्या पता था, उनको पता ही नहीं था नियॉन है, तो वो तो नॉर्मा बोल दे शायद। तो ये सब वो डिपेंड करता है, वो साइंटिस्ट कहते हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि न्यूलैंड बेकार थे। अपन जब आगे कहानी देखेंगे न्यूलैंड और मेंडलीव की, तो पता चलेगा वो दोनों ने काफ़ी डिस्कशन किया था। उसके साथ फिर लोथर मेयर के देखेंगे, तो ये सब काफ़ी महान महान साइंटिस्ट थे। गलत हो गया तो क्या, हम लोग तो इतना भी नहीं कर पाते शायद। ये सब कोई नहीं, ये सब क्या है, धीरे धीरे ये सब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ये कैसे कैसे डेवलप हुआ। डोबरिनल ने पहले ही फेल कर दिया, न्यूलैंड यहाँ तक पहुँचे, काफ़ी हद तक सही किया उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने फेल हो गए। फिर जब लॉथर मेयर के बारे में जानते हैं, बहुत कम ने उनका नाम सुना होगा, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन उनका भी ड्रॉबैक देखेंगे, फिर मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लॉथर मेयर कर्व को स्टार्ट करेंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे, 2 ही पेज का तो नोट्स है, आप खुद भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं PDF इसका डाल दिया करूँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।